Hi everyone, welcome to the eLearno. In the today's video, we're going to learn about the Banker's algorithm. It means that we learn about the Banker's algorithm functionality, that how it works, how a process sequence will follow in order to execute process without going into the state of a deadlock. Okay. In the previous video, we learned about deadlock avoidance and some basic concept of Banker's algorithm. So let's recall it particular. So in Banker's algorithm, if a process came, then a process grant request only when granting request to this particular process does not lead to a system into unsafe state. It basically means when a system have the capability to satisfy all the resource demand of that particular process without going into the state of deadlock, then only this process will granting permission. ओके इट मीन्स दैट जब सिस्टम के पास इतनी क्रेडिबिलिटी होती है कि वो इस प्रोसेस की मैक्सिमम डिमांड भी सेटिस्फाई कर पाए, तभी ये सिस्टम इस प्रोसेस को परमिशन ग्रांट करता है। अदरवाइज परमिशन ग्रांट ही नहीं करता, क्योंकि क्या फायदा परमिशन ग्रांट करने का अगर ये इसको ग्रांट कर दे परमिशन और बाद में इसकी नीड ही सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो डेडलॉक हो जाएगा। Okay, so a process will only get grant request when a system have capability to provide them all the resource that a process want at its extreme condition कि maximum resource भी process अगर मांग ले system से तो system के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी credibility होनी चाहिए कि वो बिना deadlock की condition में जाए उस process की सारी demand को satisfy कर दे। okay? तो ये मेन प्रिंसिपल था बैंकर्स एल्गोरिथम का। अब बैंकर्स एल्गोरिथम की फंक्शनैलिटी क्या है वो हम आज समझेंगे। ओके, सो हियर आर 4 प्रोसेसेस, आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं। किस ऑर्डर में इन प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करें बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज करके, ताकि बिना डेडलॉक हुए ये सारी प्रोसेस एक सेफ सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, सो दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग, यानी इन प्रोसेस को मैक्सिमम रिसोर्स कितने चाहिए रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सब लेट सपोज P0 को A के 4 रिसोर्स चाहिए, B के 3 रिसोर्स चाहिए और C का 1 रिसोर्स चाहिए रन करने के लिए। ठीक है, जब तक इसे ये सारे नहीं मिलेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब इसको ये सारे मिल जाएंगे तब ये रन कर जाएगा। ओके, एलोकेशन का यहाँ मतलब है कि इस प्रोसेस के पास अभी कितने रिसोर्स हैं। ठीक है, यानी P0 के पास अभी A का 1 रिसोर्स है, B के 1 भी नहीं है और C का भी 1 रिसोर्स है। ठीक है, एलोकेशन का मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, का मतलब होता है कि इस प्रोसेस के पास अवेलेबल अभी कितने रिसोर्स हैं। ओके, करंट नीड मतलब अब इसे और कितने चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, जैसे P0 को 3 रिसोर्स चाहिए A के और 3 रिसोर्स B के चाहिए और C का एक भी रिसोर्स नहीं चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूट होने की कितनी है, 431। अवेलेबल इसके पास इतने हैं, इसको और इतने चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली, आई होप आपको ये चार्ट समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से ये चार्ट यहाँ पे प्रोसेस में रिसोर्स एलोकेशन वगैरह और मैक्सिमम डिमांड रिसोर्स की समझा रहा है। ओके, नाउ अवेलेबल का मतलब है कि सिस्टम के पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं। तो सिस्टम के पास ये अवेलेबल रिसोर्स है, ए के 3 रिसोर्स हैं, बी के भी 3 रिसोर्स है और सी का रिसोर्स नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम के पास अवेलेबल रिसोर्स है। अब सिस्टम इन अवेलेबल रिसोर्स का यूज करके कैसे इन प्रोसेसेस को किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है ताकि सारी प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो जाए और डेडलॉक भी ना हो सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि सिस्टम के पास जितने अवेलेबल रिसोर्स हैं, तो इन अवेलेबल रिसोर्स में सिस्टम किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, P0 को देखो, P0 को A के 3 रिसोर्स चाहिए, B के 3 रिसोर्स चाहिए और C का रिसोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, अवेलेबल रिसोर्स आपके पास कितने हैं, कंपेयर करो। क्या अवेलेबल रिसोर्स है आपके पास इतने हैं कि आप P0 को एग्जीक्यूट कर पाओ? यस, अवेलेबल रिसोर्स यानी आपके सिस्टम हैव दैट मच कैपेबिलिटी कि वो P0 को एग्जीक्यूट कर सकता है, P0 की करंट नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, क्या सिस्टम के पास P1 की करंट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स हैं? तो देखो, सिस्टम P1 को A के 1 रिसोर्स चाहिए और सिस्टम के पास आपका A के 3 रिसोर्स है। अच्छी बात है।
P1 को B का रिसोर्स चाहिए ही नहीं, आपके सिस्टम के पास 3 है, अच्छी बात है। आपके P1 को C के 2 रिसोर्स चाहिए, पर आपके सिस्टम के पास C का रिसोर्स है ही नहीं, यानी कि सिस्टम के पास आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो P1 को एग्जीक्यूट कर पाए। P1 को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी आपके सिस्टम के पास नहीं है, क्योंकि ये सारे रिसोर्स होने चाहिए तभी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, बट आपके सिस्टम के पास C का रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो P1 तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्या वो P2 को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है? तो कंपेयर करो, तो P2 को एग्जीक्यूट करने की भी आपका सिस्टम कैपेबिलिटी रख रहा है, ठीक है। बट करेंटली वी आर रनिंग व्हाट P0, ओके। हम P0 को रन करेंगे बिकॉज सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू रन P0, ओके। तो हमारा फर्स्ट चेक हो गया था, तो हम देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं। भाई हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स थे 330, ओके। इनमें से P0 को कितने चाहिए थे? इतने ही चाहिए थे, तो ठीक है भाई, हमने P0 को 330 रिसोर्स दे दिए, सॉरी P0 को कितने रिसोर्स चाहिए थे? 330, यानी कि A का 3, B का 3 और C के 0। इतने रिसोर्स ही मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास थे, इसने दे दिया, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अब 0 रिसोर्स बचे, एक भी रिसोर्स नहीं बचा, ठीक है। P1 को जितने रिसोर्स की नीड थी उतने उसे मिल गए, यानी कि P0 के पास पहले कितने रिसोर्स थे? 101। P0 के पास पहले रिसोर्स इतने थे, ठीक है। आपके सिस्टम ने उसको इतने रिसोर्स और दे दिए, 330 रिसोर्स और दे दिए, तो अब आपके P0 के पास कितने रिसोर्स हो गए? आपके P0 के पास एक C का 1, B के 3 रिसोर्स हो गए और A का 4 रिसोर्स हो गए। क्या सिस्टम आपके P0 को इतने ही रिसोर्स चाहिए थे एग्जीक्यूट होने के लिए, रन करने के लिए? यस। आप चार्ट में देखिए, आपके P0 को इतने ही रिसोर्स चाहिए थे रन करने के लिए, तो उसको वो रिसोर्स मिल चुके हैं। तो P0 के पास और कोई चारा नहीं है, जब उसके पास सारे अवेलेबल रिसोर्स हैं तो उसको एग्जीक्यूट ही होना पड़ेगा। तो P0 आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। जब P0 को उसके सारे अवेलेबल रिसोर्स मिल गए तो आपका P0 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब जब P0 एग्जीक्यूट हो गया तो ये P0 के जितने भी रिसोर्स थे वो सारे रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम P0 से ले लेगा, ओके। मैंने आपको प्रोसेस टर्मिनेशन समझाया था, एक वीडियो बनाई थी प्रोसेस टर्मिनेशन पे पूरी, इन विच आई टेल यू दैट व्हेन अ प्रोसेस गेट टर्मिनेट, जब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो उसके पास जितने भी रिसोर्स होते हैं वो सिस्टम सारे रिसोर्स उससे ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जैसे P0 के जितने रिसोर्स रन करने के लिए चाहिए थे उतने उसको मिल गए, अब P0 रन कर जाएगी। जब ये रन कर गई तो रन करने के बाद ये प्रोसेस खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, तो अब जो रिसोर्स थे इसके पास वो सिस्टम इससे ले लेगा, ताकि वो रिसोर्स वो किसी अनदर प्रोसेस को सर्व कर सके, ठीक है। तो इसके पास कितने रिसोर्स थे? ये रिसोर्स थे इसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इससे ले लिए रिसोर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बचे कितने थे? एक भी नहीं बचे थे, ये उसने ले लिए। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्स हैं? 330 रिसोर्स नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, अब रिसोर्स हैं 431, ओके। नाउ अब देखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास किस प्रोसेस को रन करने की कैपेबिलिटी है। क्या अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कैपेबिलिटी है कि वो P1 को रन कर पाए? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अभी भी कैपेबिलिटी नहीं है P1 को रन करने की, क्योंकि P1 को C के 2 रिसोर्स चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बस C का एक ही रिसोर्स है, यानी कि अभी भी नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी टू रन P1, ठीक है। तो P1 तो अभी भी रन नहीं कर पाएंगे। क्या P2 को रन करने की कैपेबिलिटी रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका? यस, P2 को रन करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि देखो P2 को A के रिसोर्स ही चाहिए, हमारे पास तो A के 4 रिसोर्स है, अच्छी बात है। P2 को B के 3 रिसोर्स चाहिए, वी हैव 3 रिसोर्स ऑफ B। P2 को C का एक भी रिसोर्स नहीं चाहिए, हमारे पास एक रिसोर्स है, यानी कि जितने रिसोर्स की जरूरत P2 को है हमारे पास इनफ रिसोर्स है कि हम P2 को दे सकते हैं, ठीक है। तो हम P2 का रिसोर्स एलोकेशन करते हैं, ओके। नाउ वी आर डूइंग व्हाट? नाउ वी आर डूइंग द रिसोर्स एलोकेशन ऑफ P2, ओके। P2 को हम रिसोर्स देंगे और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास? 4, 3 एंड 1 रिसोर्स अवेलेबल है। P2 को कितने की जरूरत है? 0, 3, 0, तो मैंने P2 को रिसोर्स दे दिए 0, 3 एंड 0, ओके। अब P2 को ये रिसोर्स देने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बचे कितने? C का 1, ठीक है, B के 1 भी नहीं बचा और A के 4 रिसोर्स बचे। इतने रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बच चुके हैं। P2 को हमने 0, 3, 0 रिसोर्स दे दिए। P2 के पास कितने रिसोर्स थे? 1, 0, 3 रिसोर्स P2 के
P2 के पास थे 103 रिसोर्स, हमने दिए कितने उसको 030 रिसोर्स P2 को हमने दे दिए। ठीक है, तो अब P2 के पास कितने रिसोर्स हो गए, P2 के पास रिसोर्स हो गए आपके C के 3, B के 3 और A का 1 रिसोर्स हो गए। क्या इसको इतने ही रिसोर्स चाहिए थे रन करने के लिए? यस, इसको इतने ही रिसोर्स चाहिए थे रन करने के लिए, यानी कि P2 भी आपकी एग्जीक्यूट कर जाएगी, रन कर जाएगी। तो जितने भी रिसोर्स अब P2 के पास थे, P2 के टर्मिनेट होने के बाद वो सारे रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम P2 से ले लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्स बचे थे, 401 रिसोर्स बचे थे। कितने रिसोर्स बचे थे, 401 रिसोर्स बचे थे। अब इसने P2 के रिसोर्स भी ले लिए, यानी कि 133 ये भी इसने ले लिया। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्स आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अब कितने रिसोर्स हो गए, C के 4, B का 3 एंड A के 5 रिसोर्स हो गए। ओके, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्स हैं, A के 5, B के 3 एंड C के 4 रिसोर्स। ठीक है, यानी कि अब ये अवेलेबल नहीं है। नाउ अवेलेबल इज A के 5 रिसोर्स एंड B के 3 रिसोर्स एंड C के 4 रिसोर्स। ओके, नाउ सी, अब ये जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, इन अवेलेबल रिसोर्स से कि क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कैपेबिलिटी है कि वो जो बची दो प्रोसेस है उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता है? यस, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कैपेबिलिटी है कि वो P1 को एग्जीक्यूट कर सकता है। सी हाउ, कैसे? P1 को A का 1 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास A के 5 रिसोर्स है, यानी कि है मच इनफ है कि वी कैन एग्जीक्यूट। P1 को B के 1 भी रिसोर्स नहीं चाहिए, हमारे पास 3 है। ठीक है, ओके, अच्छी बात है। P1 को C के 2 रिसोर्स चाहिए एंड वी हैव 4, यानी कि वी हैव द कैपेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट P1। तो हम क्या करेंगे, सिंपल P1 को एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे देखो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्स हैं, 5, 3, 4 रिसोर्स हैं। ठीक है, अब आपके P1 को कितने चाहिए, P1 की नीड है 102 की। ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको जितने इसको चाहिए उतने रिसोर्स दे दिए, तो उसके पास बचे कितने सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, C के 2, B के 3 एंड A के 4 रिसोर्स बच गए। ठीक है, अब आपके P1 को रिसोर्स कितने अवेलेबल थे, P1 के पास 112 रिसोर्स अवेलेबल थे, 112 रिसोर्स P1 के पास अवेलेबल थे, उसे 102 रिसोर्स और मिल गए। तो अब P1 के पास टोटल रिसोर्स हो कितने गए, टोटल रिसोर्स C के 4, B का 1 एंड A के 2 रिसोर्स हो गए। क्या इसको इतने ही रिसोर्स चाहिए थे एग्जीक्यूट करने के लिए? यस, इसे इतने ही रिसोर्स चाहिए थे एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी आपकी P1 भी एग्जीक्यूट कर जाएगी। ओके, जब आपकी P1 एग्जीक्यूट कर जाएगी तो P1 के पास जो रिसोर्स थे, P1 के टर्मिनेशन के बाद वो रिसोर्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेगा और अपने पास जितने रिसोर्स थे उनमें वो रिसोर्स ऐड कर लेगा, यानी कि 432 में 214 ऐड होके हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 + 2 6, यानी कि 3 + 1 4 एंड 4 + 2 6, यानी कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास 646 रिसोर्स अवेलेबल हो चुके हैं। ओके, आई होप यू गाइस गेट दैट कि किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हो चुके हैं, 6 4 6। ओके, इतने रिसोर्स अवेलेबल हो चुके हैं। नाउ अब आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कैपेबिलिटी है कि वो जो बची हुई P3 प्रोसेस है इसे भी एग्जीक्यूट कर सकता है? यस, हैव द कैपेबिलिटी। इसको A के 3 रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 6 रिसोर्स हैं। ठीक है, B के 4 रिसोर्स चाहिए, वी हैव 4। C का इसको 1 ही रिसोर्स चाहिए, हमारे पास 6 रिसोर्स हैं। तो यानी कि सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू रन P3 ऑल्सो। तो P3 को भी एग्जीक्यूट करेंगे इन द सेम वे जैसे हमने बाकी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। लेट मी ड्रॉप इट। ओके, okay, let me create some space for you guys to understand. Okay, so wait a minute, just a second. Okay, now see, operating system के पास कितने रिसोर्स हैं, सॉरी, तो आपके सिस्टम के पास कितने रिसोर्स हैं, 6 4 एंड 6। एंड कितने आपकी प्रोसेस को चाहिए, आपकी प्रोसेस को चाहिए 3 4 1। ओके, जब सिस्टम इसको इतने रिसोर्स दे देगा तो सिस्टम के पास कितने बचेंगे, C के 5, B के 1 भी नहीं बचेगा और A के 3 रिसोर्स बच जाएंगे। ठीक है, अब आपकी प्रोसेस के पास अवेलेबल कितने थे, 200 रिसोर्स अवेलेबल थे। कितने रिसोर्स अवेलेबल थे, 200 रिसोर्स अवेलेबल थे। इसको
ऑपरेटिंग सिस्टम ने कितने दे दिए, 341 रिसोर्स इसको सिस्टम ने दे दिए हैं। अब इसके पास कितने रिसोर्स हो चुके हैं, सी का 1 हो चुका है, बी के 4 रिसोर्स इसके पास हो गए हैं और ए के 5 रिसोर्स इसके पास हो गए। क्या इसको इतने रिसोर्स चाहिए थे एग्जीक्यूट होने के लिए? यस, इसे इतने ही रिसोर्स एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए थे, यानी कि इसे जितने रिसोर्स चाहिए थे उसे इतने रिसोर्स मिल चुके हैं, यानी कि ये P3 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर जाएगी। अब जब ये P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगी तो इसके पास जितने रिसोर्स थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम इससे ले लेगा इसके टर्मिनेशन के बाद और अपने अवेलेबल रिसोर्स में इसके रिसोर्स भी ऐड कर लेगा। तो अब सिस्टम के पास आपके कितने रिसोर्स हो चुके हैं, सी का 6, ठीक है, बी के 4 और ए के 8 रिसोर्स इसके पास सिस्टम के पास हो चुके हैं। ओके, तो आपने देखा कि सिस्टम के पास स्टार्टिंग में अवेलेबल रिसोर्स थे नहीं इतने कि वो सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर पाए, लेकिन जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑपरेटिंग सिस्टम ने फॉलो किया है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो इतना बढ़िया था कि सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स भी आपके मतलब कि डेडलॉक की कंडीशन में भी वो नहीं गया और सारे रिसोर्स भी उसके पास वापस आ गए और रिसोर्स की भी काफी ज्यादा अच्छे से मैनेजमेंट हो चुकी है। ओके, तो ये जो प्रोसेस सीक्वेंस यहाँ फॉलो हुआ है इन सारी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने का, दिस प्रोसेस सीक्वेंस इज बेसिकली कॉल्ड सेफ सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, कि सिस्टम सेफ स्टेट में रह रहा है, बिना डेडलॉक के सारी प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आ रही हैं। बैंकर्स एल्गोरिथम आपको एक सेफ सीक्वेंस प्रोवाइड करके देती है कि अगर आप इस सीक्वेंस में अपनी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सिस्टम में बिना डेडलॉक हुए अवेलेबल रिसोर्स कम होने के बावजूद भी आप सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो क्या सेफ सीक्वेंस हमने फॉलो किया था इसमें, अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने क्या सेफ सीक्वेंस फॉलो किया था, सी सबसे पहले हमने P0 को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है, P0 को एग्जीक्यूट किया था हमने सबसे पहले। P0 के एग्जीक्यूट होने के बाद व्हाट वी डू, हमने P2 को एग्जीक्यूट किया था। P2 को एग्जीक्यूट करने के बाद हमने P1 को एग्जीक्यूट किया था एंड देन वी एग्जीक्यूट P3। Okay, so this is basically the safe sequence in which we execute the processes और इस सेफ सीक्वेंस के वजह से ही we got the we satisfy the all resource demand of every process. So इस सेफ सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे तो you didn't get the deadlock condition in that particular example. I hope you guys get it. Okay, so this is basically all about the Banker's algorithm functionality. So if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button, subscribe button, and we will meet you in the next video. I will try to cover one more example of the Banker's algorithm, one more numerical. Okay, so I will give you that numerical in the next video. Okay, till then, goodbye. Okay, thank you.